वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने इससे जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाई थी। अब उसके साथ रिलेटेड हमें दो यहाँ पर आएंगे लॉज, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे, तो इसने हमें क्या बताया? इसने हमें बताया कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या फिर जितना अमाउंट किसी गैस का वहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है ना, प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हम जितना ज़्यादा वहाँ से चार्ज पास करवाएंगे उतना ज़्यादा ही वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा। इलेक्ट्रोड पर उतनी ज़्यादा ही रिएक्शन होगी, उतना ही अमाउंट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हमने अज्यूम कर लिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय दी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q। Q हमारा क्या होगा? चार्ज, ठीक है, चार्ज। ओके, अब देखिए कि चार्ज का क्या फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट Z इनटू हो जाएगा Q, वेयर Z इज दी, इसको हमने क्या नाम दिया है? दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हमने क्या नाम दिया है? दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। सो नाउ Q का फार्मूला हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? Q इज इक्वल्स टू दी करंट इनटू दी टाइम, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या फार्मूला बन चुका है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू दी Z इनटू दी करंट इनटू दी टाइम फॉर विच दी करंट इज पास्ड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमने सोल्व करना हो कि किसी सब्सटेंस का कितना मास, कितना वेट वहाँ पर डिपॉजिट होगा या फिर गैस प्रोड्यूस होगी, कितना मास उस गैस का ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो नाउ Z का फॉर्मूला क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ Z इज इक्वल्स टू दी इक्विवेलेंट वेट ओवर दी 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट का भी आगे फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आयंस आएंगे तो मैं यहाँ पर आयंस के अकॉर्डिंग फार्मूला बना रहा हूँ। चार्ज ऑन दैट आयन, ठीक है, चार्ज ऑन दी मेटेलिक आयन, क्योंकि मोस्टली मेटल्स होंगे, ठीक है। अगर कुछ और है तो उसका भी चार्ज आप लोग यूज कर सकते हैं। इनटू दी चार्ज ऑन दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 फैराडे की वैल्यू वो क्या होती है? 96500, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय द चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट मास। तो हमने इक्विवेलेंट मास की जगह पर उसका फॉर्मूला ही यूज़ कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर Z का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आपने Z की जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। I और T आपको बताए होंगे, तो आप इसे सिंपली वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ अब हम रीड करते हैं सेकेंड लॉ, ठीक है। सो नाउ सेकेंड लॉ ऑफ द फैराडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस इज, इसने हमें क्या बताया कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज, ताकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो, देन द वेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स पर जो वेट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने वाला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस का जितना वेट डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के। तो मैंने आपको अभी ही बताया है पिछले लॉ में इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूला क्या होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन दैट मेटेलिक आयन। मतलब कि ये क्या बन गया अब यहाँ पर कि जितना किसी सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन दैट आयन।
तो हम उसके चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो मैं आगे आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ अच्छे से। अभी आप पहले जो आपकी एक लॉ है जो आपने एक्सप्लेन करना है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, अब इसका अगर आपने एक इसके साथ में छोटी सी एग्जांपल बतानी हो, सो अज्यूम दैट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड दी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, देन ठीक है, तो क्या होगा, वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू दी, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे अपने अपने इक्विवेलेंट वेट्स के, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने इनके इक्विवेलेंट वेट्स को भी आगे सोल्व करना हो तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर सिल्वर का मोलर मास। तो अब देखिए कि Cu का क्या होता है मोलर मास, दैट इज दी 63.5 और डिवाइडेड बाय, अब देखिए कि Cu के ऊपर मोस्टली चार्ज कितना होता है, इसमें क्या चार्ज होगा, CuSO4 में 2 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर में आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास यह सिल्वर, तो ये बनेगा 108 होता है इसका मास अप्रोक्सीमेटली। इस पर हमेशा कितना चार्ज आता है, +1, तो इसके ऊपर में रहेगा 1। तो ऐसे आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक सिंपल सा लॉ जिसने हमें ये बताया कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, देन कौन सा सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट्स पर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट्स के अकॉर्डिंग ही उनका मास जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट होने वाला है। तो यही सिंपल सा हमारा सेकंड लॉ बाय द फैराडे है अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसकी मैं आपको एक और अच्छे से एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ जिससे कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ मान लीजिए कि हमने डिपॉजिट करना है ओनली 1 एटम ऑफ दी Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि 1 एटम, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयन, ठीक है, 1 आयन ऑफ दी कॉपर 2 पॉजिटिव, देन इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक Cu2 पॉजिटिव के आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है, सो नाउ अगर हमने डिपॉजिट करने हो 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस, तो फिर हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर भी हमने यूज़ कर लिया है मोल, तो यहाँ पर भी मोल आ जाएगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमने 1 मोल ऑफ द कॉपर को डिपॉजिट करवाना है तो हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। सो नाउ अगर मैं इसको सोल्व करूँ कि अगर मैं पास करवाऊँ ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा, ये 2 इस तरफ आकर आ जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर 1/2 मोल ऑफ द कॉपर डिपॉजिट। तो मतलब क्या है कि अगर हम ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही पास करवाते हैं तो हाफ मोल ऑफ द कॉपर डिपॉजिट होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना था, 2 था। ठीक है, अब देखिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज इक्वल्स टू दी 96500 कूलम, यही होता है। इसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड दी 1 फैराडे। तो मतलब अगर हम यहाँ से पास करवाते हैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमें हाफ मोल ऑफ द कॉपर डिपॉजिट हुआ वहाँ पर मिल जाएगा। अब हमने क्या किया कि सिल्वर आयंस का सोल्यूशन, ठीक है, कॉपर आयंस का सोल्यूशन और एल्यूमिनियम आयंस के सोल्यूशन को हमने जोड़ लिया है इन दी सीरीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इन सभी को जोड़ लिया है इन दिस सीरीज़। तो इनमें से हम पास करवा रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो हमारा सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर चार्ज है 1, तो यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो सिल्वर हो जाएगा 1 मोल, मतलब इसका कितना मास होता है, अप्रोक्सीमेटली 108 ग्राम। ठीक है, तो हमें 108 ग्राम सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव कितना होगा, इसके ऊपर है 2 चार्ज, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, मतलब Cu का हाफ मोल होगा, तो मतलब इसका कितना होता है मास, इसका मास होता है 63.5 ग्राम। तो इतना हमें मिल जाएगा, ये है कॉपर। अब देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, तो ये कितना डिपॉजिट होगा, 1/3 मोल ऑफ द एल्यूमिनियम। अब इसका कितना मास होता है, इसका होता है
27, तो ये हमें सोल्व कर मिल जाएगा ऑन दी आइन ग्राफ। तो यहाँ से हमने ये अंडरस्टैंडिंग की है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिफरेंट जो होंगे सॉल्यूशंस, उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो उनका मोलर मास कितना है और दूसरा उसके ऊपर कितना चार्ज है। मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग ही उनकी डिपोजिशन होगी। तो 1 फैरेडे या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इक्विवेलेंट मास होता है उतने को ही डिपॉजिट करवा देता है। ये सिंपल सी बात है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ बाय द फैरेडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों के दोनों लॉज अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो इससे जो अगली वीडियो है उसमें हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ध्यान से सुनना है, न्यूमेरिकल्स को साथ में सोल्व करना है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है।